हेलो बच्चों, तो पहला पार्ट वन मैं सेल सिग्नलिंग का अपलोड कर चुका हूँ और मैं बोला था कि डीबीटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो पार्ट वन अगर नहीं देखे तो आई बटन में दे दूंगा, जाके आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही पार्ट टू में आइएगा। तो मैं यहाँ पर जीपीसीआर में आ रहा था। तो जीपीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोई भी एग्जाम के लिए। डीबीटी जेआरएफ अगर दे रहे तो उसके लिए गोल्डन टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसका पहला जो जीपीसीआर का यूनिट था प्रोटीन काइनेज ए वाला पाथवे में पढ़ा दिया था। अब मैं सेकेंड वाला पाथवे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फॉस्फो IP3 डैक पाथवे, और उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा रोडोप्सिन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जीपीसीआर के बारे में अगर नहीं पढ़े तो जाके पढ़ लीजिएगा। नाउ आई विल टॉक अबाउट फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। तो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा का पाथवे क्या होता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्टेड तो ये पार्ट आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं डायग्राम से समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। पहले आते हैं उस डायग्राम में, इस डायग्राम में। अब ये डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम अगर इंपॉर्टेंट इस टर्म्स में, जो फर्टिलाइजेशन होता है आप लोगों को याद होगा। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है सी अर्चिन में, आप डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़े होंगे अगर CSR का प्रिपरेशन किए हैं, तो वहाँ पर ये पाथवे फॉलो होता है। तो जब मैं बोला था कि पोलर मॉलिक्यूल जो होता है पहला वीडियो में, कि पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है उसके साथ बाइंड करता है। तो यहाँ पर आके बाइंड किया। आपको बताया था कि जी प्रोटीन में जी अल्फा सब यूनिट होता है, कहीं जी क्यू होता है, उसका चार्ट दिया था पहले वीडियो में, उसको रट्टाफिकेशन के लिए बोला था, वो रट्टाफिकेशन करिएगा। जीटीपी लगते ही एक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड जी क्यू प्रोटीन। यहाँ पर जी क्यू है, याद रखिएगा आपका। हाँ, IP3 टेक पाथवे में आपका जी क्यू है, और पहला जो जीपीसीआर का पाथवे पढ़ाया था प्रोटीन काइनेज, वहाँ पर जी अल्फा है, ठीक है। तो ये जी अल्फा सब यूनिट चेंज होता रहता है, नाम अलग अलग होता है, बट उसको आपको रट्टाफिकेशन करके रखना है। उसके बाद होता है वहाँ पर जैसे एडिनल साइक्लेज एक्टिवेटेड हुआ था, यहाँ पर आपका फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एक्टिवेटेड होगा। कहाँ पर रहता है, इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। अब इनर मेम्ब्रेन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनर लीफलेट में, वहाँ पर पहले से आपका PIP45 बिसफॉस्फेट, जिसको PIP2 बोलते हैं, वो पहले से रहता है। जब ये फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एक्टिवेटेड हो जाता है, इसको यहाँ से मेम्ब्रेन से काट देता है। और काटने के बाद दो चीज़ बनता है, ध्यान से सुनिएगा कि PIP2 को फॉस्फोलाइपेज सी बीटा ने काटा और दो चीज़ बना। एक तो डायएसाइल ग्लिसरॉल जो मेम्ब्रेन में अटैच रहता है, और दूसरा बनता है IP3। तो जो IP3 है वो अपना जो काम करता है, इसको बोलते हैं इनिसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। IP3 बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। एंड ये क्या करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका IP3 गेटेड कैल्शियम रिलीजिंग चैनल होता है, वहाँ पर जाके बाइंड कर जाएगा, यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगा। और जब भी बाइंड करेगा तो आप लोगों को पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम को स्टोर करके रखता है सेल्स के अंदर। और जब ये IP3 बाइंड कर जाता है तो ये चैनल जो है खुल जाता है IP3 बाइंड होने के कारण, और कैल्शियम बाहर आ जाता है सेल्स के पास। उसके क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम क्या होता है कि प्रोटीन काइनेज सी जो है वो एक्टिवेटेड हो जाता है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे लोगों से, कि ये जो प्रोटीन काइनेज सी है अकेले एक्टिवेट होता है? नहीं, आप याद रखिएगा कि जो डायएसाइल ग्लिसरॉल है और जो कैल्शियम है दोनों मिलके आएगा तभी जाके आपका प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेटेड होगा। ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या क्या पूछ सकता है, पहले वाले जीपीसीआर जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पर साइक्लिक GMP था, याद है, साइक्लिक AMP प्रोटीन। अब यहाँ पर कैल्शियम और डायसाइल ग्लिसरॉल IP3, ये सब के सब आपका सेकेंडरी मैसेंजर है। और सिलेबस में देखिएगा सेकेंडरी मैसेंजर की तरह यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में पूछा गया है, देखो यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, तभी आपका चीज़ें अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे आगे चलेंगे, पाथवे को पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, पहले आया आपका मॉलिक्यूल बाइंड किया, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एक्टिवेटेड हुआ, आपका PIP2 कट के डायएसाइल ग्लिसरॉल IP3 बना। उसके बाद प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेटेड हो और फर्दर आपका सिग्नलिंग प्रोसेस को ले जाएगा। याद रखिएगा ये आपका फर्टिलाइजेशन में इस्तेमाल होता है, ये सिग्नलिंग पाथवे वहाँ पर यूज़फुल होता है, ठीक। ये एक डायग्राम मैं चिपका के रखा हूँ जस्ट फॉर कैल्शियम रिफ्लेक्स कैसे होता है, और ये पाथवे। तो PIP2 जो है, PIP2 कहाँ से बनता है, ये भी कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए कैसे बनता है। फॉस्फोइनिसिटॉल, आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वहाँ पर फॉस्फोटाइडाइल इनिसिटॉल होता है, फॉस्फोटाइडाइल कोलिन होता है, फॉस्फोटाइडाइल आपका सेरिन होता है। तो ये जो आपका फॉस्फोलिपिड्स है उसमें से एक फॉस्फोलिपिड होता है फॉस्फोटाइडाइल इनिसिटॉल। वहाँ पर क्या होता है, आपका PI काइनेज आता है और आपका फॉस्फेट लगा के चले जाता है, फिर आपका जो फॉस्फोइनिसिटॉल है वो PIP2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब बाद में वही कट के आपका डायसाइल ग्लिसरॉल IP3 बनता है। इतना आपको याद होना चाहिए, इनर लीफलेट में होता है ना कि आउटर लीफलेट में, ठीक है। तो ये चीज़ याद होगा तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको ये
याद रहना चाहिए। चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आप लोग समझ पाए कि नहीं पता। तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्शन और टारगेट ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ द फॉस्फोडिएस्टर कैस्केड इज इनकरेक्ट। बोला है इनकरेक्ट है, ठीक है। बोला है डैग मतलब डाइसेल ग्लिसरॉल, याद रखिएगा यहाँ पर। एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेस सी, तो भाई ये तो ठीक बोला है। मोस्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ IP3 एंड डैग पाथवे एंटागोनिस्ट, चलो ये थोड़ा आपको डाउटफुल लग रहा है। डैग इंक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ प्रोटीन काइनेस सी फॉर कैल्शियम, ठीक बोला है। प्रोटीन काइनेस सी रिकवर कैल्शियम फॉर इट्स एक्टिविटी, एग्जैक्टली। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक ही है, अगर आप लोगों को थोड़ा भी पढ़ेंगे तो पता होगा। एंटागोनिस्ट काम नहीं करते, एक दूसरे का साथ रह के काम करता है, इफेक्ट शो करता है, ना कि एक दूसरे के अपोजिट में काम करता है। ये क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। बोला डाइसेल ग्लिसरॉल इज नोन टू एक्टिवेट। डाइसेल ग्लिसरॉल किस लिए एक्टिवेट, कि किस चीज़ को एक्टिवेट करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन काइनेस ए के बारे में पढ़े थे और प्रोटीन काइनेस सी के बारे में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन काइनेस की जगह इसको देखिए फॉस्फोलाइपेज लिख दिया। तो कितना स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है आपको फंसाने के लिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डाइसेल ग्लिसरॉल है वो एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेस सी को, ना कि फॉस्फोलाइपेज सी को, याद रखिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इनक्यूरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मैसेंजर, कि यहाँ पर कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। आप लोगों को पता है कि IP3 होता है, आपको पता है कि डैग होता है, आपको पता है कि कैल्शियम होता है, हम लोग को बताए थे कि साइक्लिक GMP, साइक्लिक AMP, ये सब आपका सेकेंडरी मैसेंजर में आता है। जो नहीं आता है वो PIP2। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, सिलेबस में दिखाया, क्वेश्चन भी पूछा है और टॉपिक ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन जो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिपिड विद ए सिग्नल ट्रांसडक्शन एक्टिविटी, तो कौन सा यहाँ पर होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। अगर आप पहले वाला टॉपिक जो पढ़ा है आपको अच्छे से समझ पाए तो इसका आंसर आप जरूर दे पाइएगा, ठीक है। चलो एक चीज़ और याद रखना है कि जो आपका कैल्शियम फंक्शन करता है, जो आपका वो वहाँ पर IP3 बाइंड कर रहा था, कैल्शियम रिलीज हो रहा था ईयर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको रायनोडाइन रिसेप्टर भी बोलता है। तो कभी कभी ये भी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। देखिए कैल्शियम कैसे फ्लेक्स होता है सेल के अंदर, ऐसे होता है। कैल्शियम होमोस्टेसिस के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। कैसे होमोस्टेसिस होता है, पार्ट बी में, CSR में और DBT में पूछा जाता है कैसे होमोस्टेसिस होता है। आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ही कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके द्वारा क्या होता है, बाहर से साइटोसोल से कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पंप के थ्रू अंदर किया जाता है। उसके अलावा क्या किया जाता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोजन आपका सिम्पोर्टर होता है, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम स्टोर करके रखता है। उसके अलावा साइटोसोल में बहुत सारा कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो आपको कैल्शियम को होल्ड करके रखता है। दैट इज द पार्ट ऑफ द इनसाइड द सेल। अब आउटसाइड द सेल्स और इनसाइड द सेल में कैसे रेगुलेट होता है, तो याद रखिएगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका कैल्शियम होता है, और जो सेल के बाहर होता है वहाँ पर भी देखिएगा अच्छा खासा कैल्शियम है। तो क्या होता है कि यहाँ पर सोडियम ड्राइवन कैल्शियम एक्सचेंजर होता है और एक सोडियम पंप भी, कैल्शियम पंप भी होता है। तो ये दोनों होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है। होमोस्टेसिस मतलब बैलेंस को मेंटेन करना सेल्स के अंदर कैल्शियम का, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है कौन क्या पंप कहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और क्या पढ़ना है आप लोगों को, ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है। तो कैल्मोड्यूलिन होता है। कैल्मोड्यूलिन क्या करता है, आपको कैल्शियम को सेल के अंदर बाइंड करके रखता है। तो ये कैल्मोड्यूलिन का मॉलिक्यूल देखिए, 1 2 3 4 मॉलिक्यूल बाइंड करके रखे हैं एक कैल्मोड्यूलिन। और कैल्मोड्यूलिन का कोई कैटालाइटिक एक्टिविटी नहीं होता। उसको अगर कैटालाइटिक एक्टिविटी करना है तो उसके लिए कैम काइनेस 2 होता है। कैम काइनेस 2 क्या करता है, ये कैल्मोड्यूलिन के साथ बाइंड करके फिर अपना फंक्शन शो करता है। याद रखिएगा कैल्शियम खुद कुछ नहीं कर सकता है, कैल्मोड्यूलिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों के पास कैटालाइटिक एक्टिविटी नहीं होता है। कैटालाइटिक एक्टिविटी कैम काइनेस 2 के पास होता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये पाथवे इसका इतना डिटेल में नहीं पूछता है, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है GPCR में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हो गए रोडोप्सिन सिग्नलिंग। जो आप देख पा रहे हैं, जो स्मेल कर पा रहे हैं, ये सब आपका GPCR के थ्रू होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो रिसेप्टर है, जो आपका सेंस ऑर्गन है, वो आपका GPCR के थ्रू ही रेगुलेट होता है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसका रेगुलेशन में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आप लोगों को पता है कि रॉड सेल और कॉन सेल्स होता है, ठीक है। तो दो अलग अलग, एक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, एक आपका जो आपका डार्क लाइट में मतलब रात में देखने के लिए होता है। तो यहाँ पर जो आपको सेल्स है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर तरफ आपका फोटो रिसेप्टर डिस्क होता है, वहाँ पर आपका रोडोप्सिन मॉलिक्यूल रहता है। कैसे, ऊपर तरफ देखिएगा आउटर सेगमेंट जो है, इसके आउटर सेगमेंट में ध्यान से देखिएगा तो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर आपका बहुत सारा रोडोप्सिन मॉलिक्यूल है। अब रोडोप्सिन क्या करता है, फोटोन के प्रेजेंस में ओपन और क्लोज होता है। कैसे होता है दिखाता है। तो क्या होता है, देखो पाथवे, पहले पाथवे को जानते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो सेल्स होता है उस सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका रोडोप्सिन मॉलिक्यूल रहता है।
पहले पाथवे पढ़ते हैं उसके बाद यहाँ आएंगे, ठीक है। क्या होता है जब आपका फोटोन मतलब लाइट जब आपके उस सेल्स में जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो रोडोप्सिन मॉलिक्यूल है वो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या करता है, जैसे वहाँ पर आपका जी प्रोटीन था, यहाँ पर भी जी प्रोटीन है जिसको ट्रांसड्यूसिन बोला जाता है, ठीक है। तो जी प्रोटीन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के कारण क्या करेगा, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा। अब आप लोग पढ़े थे कि एडिनाइल साइक्लिस के बारे में पढ़े थे, गुआनिन साइक्लिस के बारे में पढ़े थे। तो ये दोनों क्या करता है, आपका एटीपी को साइक्लिक जीएमपी और एएमपी में कन्वर्ट करता है। बट एक एंजाइम और होता है जिसका नाम है साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज। वो साइक्लिक जीएमपी को कन्वर्ट करके आपका उसको डिस्ट्रॉय करता है, हटा देता है सेल से। तो क्या करेगा, ट्रांसड्यूसन जाके साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देगा, और जो आपका साइक्लिक जीएमपी मॉलिक्यूल था वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइज मतलब जैसे आप लोग पढ़े थे कि जीटीपी से जीडीपी हो रहा है, तो साइक्लिक जीएमपी कम होते जाएगा सेल के अंदर, उसका मात्रा कम होता रहेगा। उसके कारण क्या होगा, जो कैटायन आयन चैनल खुला हुआ था, यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये कैटायन चैनल्स है जो आपको दिख रहा है, जो वहाँ पर खुला हुआ था वो क्लोज्ड हो जाएगा। देखो पहले जब था रोडोप्सिन जब इनएक्टिवेट था तब कैटायन चैनल खुला हुआ था, आज जब रोडोप्सिन एक्टिवेट हो गया तो कैटायन चैनल क्लोज्ड हो गया। क्यों? क्योंकि साइक्लिक जीएमपी मात्रा कम हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रांसड्यूसन जाके साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज को एक्टिवेट कर दिया, उसके कारण आपका साइक्लिक जीएमपी का मात्रा धीरे धीरे कम हो गया, हाइड्रोलाइज्ड हो गया, ठीक है। इतना पता होना चाहिए, इतना आया तो आपको समझ आया, नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। अब क्या हुआ, जब क्लोज हो गया चैनल तो क्या हुआ कि 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁷ सोडियम आयन पर सेकंड आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द सेल फॉर पीरियड ऑफ 1 सेकंड। उसके कारण क्या होगा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होगा अराउंड 1 मिली वोल्ट का। उसके कारण आपका सिग्नल जो है आपका ब्रेन में जाएगा। तो इसी सिग्नल के थ्रू आप देख पाते हैं, जो भी आप देख पा रहे हैं सामने आपका जो वीडियो देख रहे हैं उसी कारण देख पाते हैं, यही सिग्नलिंग आपके अंदर होता है। तो ये सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको अभी बताया डायग्राम के थ्रू वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे वहाँ पर जी अल्फा था, वहाँ पर जी क्यू था फॉस्फोडाइएस्टरेज, आपका IP3 डैक पाथवे में आपका रोडोप्सिन सिग्नलिंग में ट्रांसड्यूसिन है, GT बोलते हैं इसको, ठीक, याद रखिएगा। ये भी एक तरह का अल्फा सबयूनिट है। जितना भी काम होता है मोनोमेरिक GTPase का काम करता है, अल्फा सबयूनिट ही काम करता है। इतना पता होगा तो आप आराम से क्वेश्चन करके आ सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन अभी मेरे सामने कर दो। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन रिसेप्टर, नार्थ ग्रोथ फैक्टर। आई होप आप लोग कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा 1-2 सेकंड पॉज हो जा रहा हूँ, आप बताइएगा। तो एग्जैक्टली इसका आंसर जो है रोडोप्सिन होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं रट्टाफिकेशन हर पीपीटी में देता हूँ, तो ये भी आप लोगों को दूंगा कि इसको रट्टाफिकेशन करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रट्टाफिकेशन के बिना नहीं चलेगा, क्वेश्चन बहुत आता है। तो अभी तक हम लोग GPCR का पढ़े, क्या क्या पढ़े, प्रोटीन काइनेज A पाथवे, प्रोटीन काइनेज C जो IP3 डैक पाथवे था, उसके बाद रोडोप्सिन सिग्नलिंग पढ़े। आपका सिग्नलिंग का जो आपका प्रोसेस है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया होगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाए होंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन में, यहाँ पर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन रिसेप्टर, नार्व डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये क्या होता है। देखिए जितना भी ग्रोथ फैक्टर होता है ना, वो आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थ्रू होता है सिग्नलिंग। तो ये आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, क्योंकि पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोग GPCR के बारे में पढ़े थे। अभी हम लोग रोडोप्सिन और IP3 डैक पाथवे के बारे में पढ़ा। अब हम लोग रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज और कुछ छोटे छोटे पाथवे से उसके बारे में जान लेंगे, तो सेल सिग्नलिंग वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर आप बताइएगा अपना पॉइंट कि आपको कैसे लग रहा है। ऐसे नहीं कि छोड़ के चले गए, ठीक है। इसमें आपको मोटिवेशन मुझे को मिलेगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जितना भी होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बॉडी के अंदर जितना भी आपका आर्टिकेज है वो होता है ग्रोथ फैक्टर। जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सिग्नल प्रोटीन है, रिसेप्टर क्या है, AGF रिसेप्टर। इंसुलिन कहाँ बाइंड करता है, इंसुलिन रिसेप्टर में क्या है आपका आर्टिकेज है। उसके बाद इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या है, IGF रिसेप्टर 1 में बाइंड करता है। तो आप लोगों को बताया था कि अगर प्लेटलेट आपका कोई तरह का ग्रोथ फैक्टर है तो कहाँ बाइंड करेगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो लोग आर्टिकेज में जाके बाइंड करता है। इतना आपको ध्यान होना चाहिए, बाकी तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ट को करना है रट्टाफिकेशन, क्वेश्चन बहुत आता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है, ज़्यादा उसको स्किप करके भागना नहीं है। मैं उसी चीज़ को पढ़ा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन करते चलिए। बोला है कि टेबल बिलो रिप्रेजेंट द सम इंपॉर्टेंट हार्मोन सिग्नल इन कॉलम 1 एंड देयर पॉसिबल रिसेप्टर इन कॉलम 2। तो बोला इंसुलिन, अभी आप लोग पढ़े थे कि इंसुलिन क्या होता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है। तो यहाँ पर बोला है कि आप लोग उसको मैच करवाइए। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आप लोग अभी पढ़ के आए हैं, बताइए कौन सा होगा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, कहाँ बाइंड करता है। ध्यान से अगर देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के आ सकते हैं। नीचे आइएगा, ये क्वेश्चन तो अभी कर सकते हैं आप लोग। बोला है कि रिसेप्टर फॉर द साइटोकाइंस एंड सम ग्रोथ फैक्टर्स मेनली बिलोंग्स टू,
बताइए। मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, आप लोग उसको समझिए क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन बोला है कि द रिसेप्टर फॉर द ग्रुप ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नोन एज द ग्रोथ फैक्टर ऑफ एन, क्या होगा? यहाँ पर लाइगेंड गेटेड आयन चैनल बोला है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोला है, साइक्लिक एम भी बोला है, और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज बोला है। तो ये तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था, तो इसका आंसर ये होगा। ये जो क्वेश्चन है इसको समझिए। तो बोला रिसेप्टर फॉर साइटोकाइंस एंड सम ग्रोथ फैक्टर्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आपका आर्टिके फैमिली होगा। क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा कर पूछते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मैच कराना है आपको, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। जीपीसीआर आपको पढ़ाया अभी, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज अभी पढ़ाऊंगा, तो अगर पूरा वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं कराते रहूँगा, कुछ कुछ आपको होमवर्क दूंगा। तो रिसेप्टर टायरोसिन क्या होता है और कैसे काम करता है, इसको हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है। रिसेप्टर टायरोसिन क्या होता है? डाइमर स्टेट में होता है जनरली। डाइमर स्टेट मतलब जब मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो डाइमराइज हो जाएगा, और डाइमराइज होते ही आपका जो इंटरनल साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है वहाँ पर बहुत सारा फॉस्फोराइलेशन होता है। और जब भी फॉस्फोराइलेशन होता है तो डॉकिंग साइट होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए, तो वहाँ जाके डॉक हो जाता है बहुत सारा मॉलिक्यूल। जैसे एक तो प्रोटीन ये हो गया आपका इधर वाला, दूसरा प्रोटीन ये हो गया, ये आपका लाइगेंड की तरह हुआ, लाइगेंड बांध किया, आपका डाइमराइज हुआ, ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है। एक प्रॉपर्टी ये भी है आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का, फॉस्फोटायरोसिन होता है। टायरोसिन मॉलिक्यूल्स, आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा अमाइनो एसिड में फॉस्फोराइलेशन होता है। एक तो टायरोसिन होता है, बाकी दो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बाकी दो क्या होगा, क्या कहाँ कौन सा अमाइनो एसिड में फॉस्फोराइलेशन होता है। आप लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, आपका प्रिपरेशन बहुत तगड़े से करवा दूंगा, बट कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, भागना नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है? तो ये दिया है प्लेटलेट डेराइव ग्रोथ फैक्टर लिखा है, इसमें जाके ग्रोथ फैक्टर वाले रिसेप्टर है, ग्रोथ फैक्टर जाके बाइंड करेगा। जब भी बाइंड करेगा तो ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है 3-4 रीजन में। टायरोसिन रेसिड्यूज होता है, वहाँ पर फॉस्फोराइलेशन लग जाता है, और जब भी फॉस्फोराइलेशन लग जाता है तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर आके बाइंड करता है ऐसे करके, और वो फर्दर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है, फिर वो फर्दर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है और सिग्नलिंग प्रोसेस होता है। आप लोगों को एक चीज़ में पढ़ाया था, मोनोमेरिक जीटीपीएस, याद है? जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन आता है ध्यान से सुनना है, ठीक है। मोनोमेरिक जीटीपीएस आपको ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप पहले आप लोगों को गेट का भी पढ़ाया था हिरनमॉय ने। तो मोनोमेरिक जीटीपीएस जो है वो बहुत प्रिवेलेंट है और एक स्विचेस की तरह काम करता है सेल्स के अंदर। क्वेश्चन आता है, अभी आप लोग जी प्रोटीन्स के बारे में पढ़े थे, जीटीपी आ रहा है, जीडीपी आ रहा है। जब जीडीपी हो रहा है तो क्या हो रहा है? इनएक्टिव हो रहा है। जब डीटीपी आ रहा है तो एक्टिव हो रहा है, ठीक है। ऐसे रास होता है, ऐसे रो होता है, ऐसे रैप भी होता है, रैन भी होता है। रैन जीटीपी के बारे में आप लोग न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में सुने होंगे कि न्यूक्लियस में कोई चीज़ जाने से पहले ऐसे होता है। उसके बाद रो का नाम सुने, रो क्या करता है? आपका साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट करवाता है एक्टिन फिलामेंट का, ठीक है। रास क्या करता है? आपका पॉलीफरेशन जो होता है सेल्स का, रास मैप काइनेस सुने होंगे आप लोग, ठीक है। और रैब क्या होता है? वेसिकुलर डॉकिंग के लिए होता है, ये भी आप लोग सुने होंगे। अब ये मैं चिपकाया क्यों है? ये एल्बर्ट से है, एल्बर्ट पढ़ने जाइएगा तो आपको बहुत समय खा लेगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों चिपकाया हूँ कि आप रट्टाफिकेशन कीजिए। रट्टाफिकेशन कीजिएगा तो चीज़ें आपको याद रहेगा, जितना चीज़ें दिमाग में रहेगा उतना अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाइएगा, उतना अच्छा मार्क्स आएगा। डीबीटी में जैसे हम लोगों को बताया था कि 216 कट ऑफ था लास्ट टाइम, 200 तक 180, 170, 160 सब बच्चे रीच कर जाते हैं बहुत इजीली, बट उसको बाद रीच करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये रट्टाफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इतना ईजी नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। ये आपका मिक्सचर ऑफ सेल सिग्नलिंग है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बट मैं दे दिया हूँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। रास मैप काइनेस जैसे आप लोग क्वेश्चन आता है, कभी कभी डिबेट में पूछ लेता है कि रास अभी पढ़ा था कि मोनोमेरिक जीटीपीएस, देखिए जीटीपी बाइंड कर गया, एक्टिवेट हो गया, रैप मैप काइनेस काइनेस, मैप काइनेस काइनेस, मैप काइनेस। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे पाथवे होता है। सेकेंड पूछेगा ये राफ, मैक, आर्क, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कि सिग्नलिंग सीक्वेंस पूछ सकता है कि किसके बाद कौन है, ठीक है। या रास मैप काइनेस में मोनोमेरिक जीटीपीएस कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये पाथवे स्पेसिफिकली सेल प्रोलिफरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कैंसर में ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, कैंसर सेल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच पूछा है, कौन सा मिस। इतना सारा पाथवे आप लोग पढ़ने के बाद आई होप ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। नीचे से शुरू करते हैं। इंक्रीजिंग साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम IP3, तो ये आप लोगों को पता है, IP3 डैग पाथवे के बारे में बोला है। जीटीपी हाइड्रोलाइसिस रास, ये भी ठीक बोला है। CREB फॉस्फोराइलेशन प्रोटीन काइनेस A, गॉट इट। लेकिन डायसेल ग्लिसरॉल सिंथेसिस फॉस्फोलाइपिस A बोला है। तो कौन सा मिसमैच है ये आपको पता हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ पर टिक कर दिया, बाकी आप लोग सोच समझ के क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि फ्रैट टेक्निक, वो मैं टेक्निक में आपको अलग से पढ़ा दूंगा, जो बायोलॉजिकल टूल टेक्निक्स होगा, ठीक है। वो सब एग्जाम के लिए कॉमन होगा, तो अलग से कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार समझ आ जाए तो हो जाएगा। तो फ्रैट टेक्निक में वहाँ पढ़ाऊँगा, यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा। ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा
कुछ कुछ टेक्निक है जो क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, जैक स्टेट, यहाँ से आपको डीबीटी में पूछा जाएगा। ये पाथवे, जैक स्टेट पाथवे क्या होता है कि इम्यूनोलॉजिकल पाथवे, मतलब साइटोकाइंस बाइंड करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है साइटोकाइन रिसेप्टर्स, और डाइमराइज हो जाता है। जब भी यहाँ पर साइटोकाइन बाइंड करेगा ये डाइमराइज हो जाएगा, जैक एक दूसरे के पास आएगा, ऑटो फॉस्फोरिलेशन करेगा एक दूसरे को। वो क्या करेगा, जब ये फॉस्फोरिलेट हो जाएगा तो ये जैक मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है। वो फर्दर क्या करता है, नीचे और फॉस्फेट ग्रुप लगाता है। वो ये जब यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन हो जाता है तो यहाँ पर आके स्टैट मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है, और स्टैट मॉलिक्यूल जब बाइंड करेगा तो जैक भी क्या करेगा, स्टैट को भी फॉस्फोरिलेट कर देगा। और जब ही स्टैट में एक फॉस्फोरिलेशन ग्रुप और लग जाता है तो ये डाइमराइज हो जाता है, यहाँ देख पा रहे हैं, और डिसोसिएट हो जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर जाता है और साइटोकाइन रेस्पॉन्स एलिमेंट टारगेट जीन में बाइंड करता है और एमआरएनए बनवाता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। उसके बाद प्रोटीन बनता है। तो दैट इज इम्यूनोलॉजिकल पाथवे। अगर आपको साइटोकाइन रेस्पॉन्स, इंटरफेरॉन गामा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सब के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो ये पाथवे डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये पाथवे का ये जो चार्ट है ये रट्टाफिकेशन करना है। तो जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा रट्टाफिकेशन करना है, स्क्रीनशॉट मार लेना है और याद करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके बाद TGF बीटा थोड़ा बहुत आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बस स्मैड कौन सा है, कौन सा फॉस्फोरिलेशन होता है, यहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 होता है, याद रखिएगा। टाइप 1 में फॉस्फेट लगता है, ठीक है, और यहाँ पर सेरीन थ्रियोनिस काइनेस डोमेन होता है। ये कुछ कुछ क्वेश्चन है पूछता है। ये जो स्मैड है ये भी डाइमराइज होता है और जाके न्यूक्लियस में जाके बाइंड करता है, तो सिग्नलिंग प्रोसेस करता है इसे। ये सब चीज़ें कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से भी डीबीटी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो केमोटैक्सिस होता है, जो बैक्टीरिया होता है, 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे, आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस में दिखेगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है बैक्टीरियल 2 कंपोनेंट सिस्टम्स। 2 कंपोनेंट सिस्टम हम लोगों का एनिमल में नहीं होता है, ये आपका बैक्टीरिया में और प्लांट में पाया जाता है। स्पेसिफिकली हिस्टिडीन काइनेस सुने होंगे, 2 कंपोनेंट पाथवेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये बैक्टीरिया में और प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। क्या बोला है कि 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे दैट एनेबल्स द केमोटैक्सिस रिसेप्टर टू कंट्रोल द फ्लैजेलर मोटर्स ड्यूरिंग द बैक्टीरियल केमोटैक्सिस। ये हिस्टिडीन काइनेस होता है, जिसको सेक ए बोलते हैं। ये हिस्टिडीन काइनेस होता है। तो क्या होता है कि रेपेलेंट आके बाइंड करेगा, ये जाके आपको चेक CHEA मॉलिक्यूल होता है उसको एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोरेट हो जाता है। ये जाके CHY को एक्टिवेट करेगा। ये जाके जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये CHY क्या करता है, आपका जो फ्लैजेला होता है वहाँ पर जाके एक्टिवेट करता है और आपका टम्बलिंग करवाता है, मतलब मूवमेंट करवाता है। तो ये केमोटैक्सिस, केमिकल के प्रेजेंस में जो मूवमेंट होता है बैक्टीरिया में, वो आपका स्पेसिफिकली इसके 2 कंपोनेंट बैक्टीरियल सिस्टम जो होता है, जिसको हिस्टिडीन काइनेस पाथवे बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। बाकी चीज़ें मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अभी के लिए इतना ही छोड़ते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है डीबीटी से। ये जो जैक स्टेट पाथवे हो गया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो बाइंड कर रहा है, उसके बाद आपका केमोटैक्सिस हो गया, GPCR, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, ये पाथवे से ही मेजोरिटी क्वेश्चन आता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं। दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिएगा कि बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए। और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, वीडियो क्या बनाना चाहिए, किस प्रकार का वीडियो मेरे को बनाना चाहिए, इंप्रूवमेंट करना है कि नहीं करना है। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक आदरपूर्वक तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।